तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जिसको हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम के नाम से भी कर सकते हैं, नाम कुछ भी हो, मतलब समझने से हुआ। यानी हम लोग ये जानना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं कि अगर दो कॉइल है, पहले वाले कॉइल को अगर प्राइमरी मान के उसमें अगर करंट प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे कॉइल से हमको ईएमएफ यानी इंडक्शन के जरिए करंट मिल जाता है। हम जानना चाहते हैं कि जब पहले वाले कॉइल में करंट पास करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे पे कॉइल पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एट कॉइल 2 ड्यू टू 1 एक वैल्यू निकल के आएगा। वही वैल्यू क्या हमको फिर मिलेगा जब दूसरे कॉइल में अगर हम करंट प्रोड्यूस करें और पहले कॉइल से आउटपुट निकालें, तो दूसरे वाला जो पहला वाला कॉइल है उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस एट 1 ड्यू टू 2 वो भी क्या सेम होगा कि नहीं। चलो डायग्राम बनाते हैं और लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा जब भी हम बताएं। इसको हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम कह सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से मिल जाएगा। रेसिप्रोसिटी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। तो यहाँ पे सपोज एक कोर ले लेते हैं। कोर का मतलब होता है वो चीज जिसपे दोनों कॉइल को लपेटा गया है। बेस्ट होता है आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों ये बेस्ट होता है ये हम तुम लोग को ट्रांसफार्मर में बता देंगे। सपोज हमारा प्राइमरी कॉइल ये रहा, ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल, या फिर फॉर सिंपलिसिटी जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको कॉइल नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल अगर हम लोग बताएं ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल, इसको कॉइल नंबर 2 बता देते हैं। दोनों कोएक्सियल है। फॉर सिंपलिसिटी चाहो तो दोनों का एरिया और लेंथ बराबर रख सकते हो, लेकिन जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे काम करते हैं दोनों को अलग अलग ही रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे, हम लोग स्टार्टिंग में जैसे क्या लिखते हैं, सारे टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं उसको अगर लिखते हैं हम लोग, तो हम पहले ही मुंह से बता दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि let the area of this loop be A, length be L, L1 for primary, L2 for secondary, area will be A1 for primary, A2 for secondary, number of turns capital N primary के लिए N1, number of turns capital N for secondary के लिए N2, turn density small n for primary N1, turn density for secondary coil small n N2, flux phi B for primary, phi B1, phi B2 flux for secondary, magnetic field and current for primary या 1 B1 I1 और इसके लिए B2 I2 and so on। समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो हम लोग करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट यानी हम लोग प्राइमरी कॉइल पकड़ रहे हैं कॉइल नंबर 1 को और सेकेंडरी कॉइल पकड़ रहे हैं कॉइल नंबर 2 को। तो यहाँ पे हम लोग करंट पास करेंगे प्राइमरी कॉइल में। जब करंट पास करेंगे प्राइमरी कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा प्राइमरी कॉइल में ही। तो मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल नंबर 1 बी एट प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B is equal to म्यू नॉट एन आई ड्यू टू सॉलिनॉइड कॉइल। ये हम लोग निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी स्मॉल n, व्हेन स्मॉल n इज टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी मतलब होता है टर्न पर यूनिट लेंथ। अब ये प्राइमरी कॉइल के लिए है यानी कॉइल नंबर 1 के लिए है, तो टर्न डेंसिटी भी कॉइल नंबर 1 का ही होगा और करंट भी फ्लो होगा कॉइल नंबर 1 में ही। बस इसमें ये लिखना है। Flux associated with the second coil, यानी flux, magnetic flux of course, magnetic flux associated या at secondary coil या coil number 2, तो ये हो जाएगा phi B2 will be equal to
फॉर्मूला क्या है हमारा, B इंटू A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसी को जरा इलैबोरेट करते हैं। एन या क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि सिंपल टर्न डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ। तो यहीं पर अगर हम लोग इसको पलट के इस तरह से लिख दे, B इंटू A इंटू N इंटू L, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल से आएगा, दैट मींस 1 एरिया जिस कॉइल में फ्लक्स हो रहा है उसी कॉइल का एरिया चाहिए, यानी ये सेकेंडरी कॉइल यानी 2, इसी का टर्न डेंसिटी और इसी का लेंथ, ये हो गया। नाउ जैसे कि हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस में केस पढ़ा था, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी फ्लक्स किस में होगा, सेकेंडरी कॉइल में बनेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पे हो रहा है इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, और करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल 1 में। ये भी फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल 2 है और ये भी फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल 2 है। देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं अगर, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, तो यहां पे कह सकते हैं कि फ्रॉम 2 and 3 we can write that mu m21 I1 is equal to B1 A2 N2 L2, और B जो है B1 है, जो ये रहा B1 का वैल्यू यहाँ पे, तो ये B1 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, B1 को यहाँ से हटा के उसका वैल्यू भी पुट कर देते हैं, दैट इज म्यू नॉट N1 I1। तो I1 और I1 तो कट जाएगा, और इसको अगर अरेंज करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 L2। तो ये आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, यानी यहीं पे सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे, यानी अब हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे इस कॉइल से कॉइल नंबर 2 से, और यहां से आउटपुट लेंगे। तो इन दैट केस क्या होगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरे सेकंड पार्ट में हम लोगों का बस कुछ ही चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेकेंडरी कॉइल यानी B1 हम लोग यहाँ पे लिखें, B2 लिखना पड़ेगा सेकेंडरी कॉइल, B2, अब B2 है यानी सेकेंडरी कॉइल में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करंट भी इसी से हम लोग भेजे होंगे, तो करंट भी हो जाएगा इसका, और टर्न डेंसिटी भी इसी का 2। मैग्नेटिक फ्लक्स एट प्राइमरी कॉइल, यानी अब ये हो गया, इसमें हम लोग इंडक्शन देख रहे हैं। प्राइमरी कॉइल में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो जाएगा 5V1 टर्न डेंसिटी 1, से तो फॉर्मूला है, चलो ये पुट कर देते हैं, 1 मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 2 एरिया ऑफ कॉइल 1, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 2 एरिया हो जाएगा 1 का, और टर्न डेंसिटी 1 का, ये भी हो जाएगा 1 का। जहां जहां 2 थे उसको रिप्लेस कर दो 1 से, लॉजिक समझते हुए करना। एंड वी नो दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1, अब हम लोग 1 में कर रहे हैं, तो 1 will be mutual inductance in coil 1 due to coil 2, current flowing in coil 2, coil 2 से करंट भेजा गया है, coil 2 से करंट भेजा गया है। From 2 and 3 हम लोग देख के क्या कह सकते हैं कि mutual inductance in coil 1 due to coil 2 is current flowing in coil 2 and area of coil 1, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ये वाले फॉर्मूले से फ्लक्स एसोसिएटेड
एरिया 1, नंबर ऑफ टर्न्स 1, लेंथ 1, और यहाँ पे हो जाएगा बी से आया है ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स 2, करंट 2, करंट कट जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन करंट। अच्छा, इसको पहले लिख देते हैं जो आया था हमारा इन फर्स्ट केस। हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया था फ्रॉम फर्स्ट केस, M of 2 1 was mu naught N1 N2 A2 L2, and from second case mu in 1 due to 2 क्या होगा, चलो देखते हैं अभी। तो वो हो जाएगा, अगर इसको मिटा दिए तो जाएगा 1 due to 2 N1 N2 A1 L1 mu naught N1 N2 A1 L1. Now for same area A and length L, we can say that mu12 is equal to m12 is equal to m21 is equal to mu naught N1 N2 A. So from here we can say that the reciprocity theorem holds true. अब इसी डेरिवेशन में एक और डेरिवेशन छुपा हुआ है कि what is the mutual inductance of coils when they are bounded coaxially, यानी ये रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। और रेसिप्रोसिटी से हम लोग देख लिए कि दोनों बराबर है अगर हम लोग एरिया और लेंथ को बराबर कर दिए तो बस यही था हमारा देखने का ये टॉपिक में, और ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक डिफरेंस होता है, कॉलम बुक में दिया रहेगा, उसको हम लोग इतने टॉपिक्स में वही पॉइंट्स को इलैबोरेट करते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो उस पॉइंट्स को दोबारा से बताए कोई फायदा नहीं है, बस उसको बच्चों की तरह टेबल में दोनों को सजा के लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो ऐसा करके लिख देना। तो इट्स वेरी इजी, देख लेना। ये रहा हमारा डेरिवेशन, देख लो।